नमस्ते जी। काफ़ी समय बाद आज दोबारा आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ एक नए टॉपिक पर बात करने के लिए। और टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। भारत के लोग अमीर क्यों नहीं हैं? तो मित्र बोलेंगे कि भाई अरुण जी टॉपिक गलत ले लिया, अंबानी और अडानी को भूल गए क्या? तो मित्रों वो तो अमीर हैं, लेकिन एक्चुअली बात करनी आज आपके और मेरे जैसे लोगों की जो एक लिमिटेड अर्निंग सोर्सेस में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और ऐसे मित्र बंधु जो या तो कृषि कार्यों में हैं या और भी अलग अलग प्रकार के आर्थिक नियोजन वाले कामों में लगे हुए हैं, उनकी बात करनी है। अंबानी अडानी आर द डिफरेंट फैक्टर्स, तो उनके बारे में तो बात नहीं कर पाएंगे। तो मित्रों दिमाग में बात आई कि भाई हम लोग मेहनत करते हैं, पैसा भी कमाते हैं और घर भी चला रहे हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं है, मतलब हमारे पास अमीरी नहीं है, संपत्ति नहीं है। तो बस ऐसा क्यों? तो विचार करने पे, मंथन करने पे ऑटोमेटिकली थॉट्स आते गए। वही थॉट्स आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। देखिए, हमारे देश में कमाते तो सब है, सबकी अर्निंग प्रॉपर है, मतलब किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है, किसी की बहुत ज़्यादा है और किसी की बहुत कम है। कमा तो सब रहे हैं। ऐसा हमारे देश में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आर्थिक नियोजन की गतिविधि में ना लगा हुआ हो। तो मेहनत तो सब कर रहे हैं, लेकिन फिर पैसा भी कमा रहे हैं, फिर संपत्ति क्यों नहीं है, मतलब वैभव क्यों नहीं है उनके पास में? ऐसा क्या कारण है? तो मुझे दो कारण समझ में आया कि भाई या तो हमारी सैलरीज या हमारी जो इनकम है या तो वो कम है, एक कारण। और दूसरा कारण मुझे ये समझ में आया कि हम जो चीज़ें खरीदते हैं वो बहुत महंगी हैं। मतलब हमें चीज़ों का मूल्य ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है, तो हम बचत नहीं कर पा रहे। भाई देखो, अमीरी किससे बढ़ेगी? बचत से बढ़ेगी। हमारे पास में हम अर्निंग ज़्यादा करेंगे, खर्चा कम करेंगे, और जब बचत हमारे पास में पैसा रुकने लगेगा तो वो हमारे लिए अमीरी हो जाएगी। तो इन दो कारणों से मुझे लगा कि ये दो कारण अगर हम पकड़ लें तो अमीरी या हमारे जो प्रॉस्पेरिटी है या वो है उसको हम प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो कैसे हो, मतलब कैसे करना पड़ेगा इन दोनों चीज़ों को? मतलब या तो अर्निंग बढ़ाई जाए, सैलरी बढ़ा दो लोगों को, उनकी सैलरी 5-5 हज़ार, उनको 10-10 हज़ार दिन लग जाओ। जो 10 हज़ार कमा रहे हैं उनको 15 हज़ार दिन लग जाओ, सबकी सैलरी बढ़ा दो। तो ऐसा तो कौन करेगा? गवर्नमेंट कर सकती है, बढ़ाती भी हर साल। लेकिन दिक्कत किसकी है? दिक्कत जो है उनकी जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, आपके और मेरे जैसे लोग। तो उन लोगों की क्या है कि कभी सैलरी बढ़ भी जाए, कभी नहीं भी बढ़े, लेकिन महंगाई जो है वो प्रॉपर बढ़ती रहती है। तो एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास में जो अर्निंग आ रही है वो आ तो कम रही है, लेकिन हमारी जो डिडक्शंस हैं, हमारे जो खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो एक कारण तो हमारे अमीर ना होने का वो भी है। हम कितना भी कमा लें, हमें एक निश्चित अमाउंट ऑफ जो पार्ट है, पैसा है, वो हमें या तो टैक्सेस के रूप में देना पड़ेगा या इन्फ्लेशन के रूप में देना पड़ेगा, वो हमें पे करना ही पड़ेगा। और दूसरा ये है कि जैसे मान लीजिए आज कोई, सपोज कीजिए कोई 50 रुपये की चीज़ है, अगर वो हमें 40 रुपये में मिलने लग जाए तो 10 रुपये हमारे पास बचने लग जाएंगे। ये जस्ट एक उदाहरण है, मतलब इसमें भी अप एंड डाउन। तो एक तो वो हमारे को वेल्थ क्रिएशन का एक तरीका हो सकता है, मतलब पैसा बचेगा तो फिर हम उसको कहीं लगाएंगे कुछ। जैसे मान लीजिए संपत्ति खरीद लिया आपने, ज़मीन खरीद लिया आपने, मकान खरीद लिया, कुछ भी करेंगे आप उसको संपत्ति बनाने में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये दो तरीके मुझे जो लगे कि भाई इस तरीके से हम लोग जो है अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, अपनी संपत्ति को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें चैलेंजेस कहाँ हैं? तो चैलेंजेस मुझे जो नज़र आते हैं वो ये हैं कि जिस तरह हम कमाते हैं और खर्चा करते हैं, तो हम इन्फ्लेशन, महंगाई को जो पे करना है वो हमें पे करना ही पड़ता है। तो अगर हम भारत को भी एक परिवार माने, जैसे कि आपका और हमारा परिवार है, तो हम भारत भी एक परिवार है। भारत जो भी अर्निंग करता है उस अर्निंग्स पे उसको भी इन्फ्लेशन देना पड़ता है।
और उसको सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देना पड़ता, उसको काफ़ी सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। जैसे कि हमको जो हमने कर्ज़ा लिया हुआ हमारे डेवलपमेंट के लिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसका रीपेमेंट करना पड़ता है। काफ़ी बड़ा अमाउंट हमारी जो साल भर की अर्निंग होती है, जीडीपी जो भी आप कह सकते हैं, उसका बहुत बड़ा पार्ट जो है हमको उस कर्जे को चुकाने में देना पड़ता है, उसके इंटरेस्ट को चुकाने में देना पड़ता है। दूसरी बात, हम कितना भी कमा लें, हमारे और जो वैश्विक व्यवस्था है, जो वर्ल्ड का इकोनॉमिक सिस्टम है, उसके बीच में एक चीज़ है, वो है कि हम किसी भी चीज़ को वैश्विक रूप से स्तर पर खरीदेंगे तो वो हम अपने रुपए में नहीं खरीद सकते। हमको उसको खरीदने के लिए चाहिए होगा एक ऐसी मुद्रा या फिर उस देश की मुद्रा जिसके साथ हम व्यापार कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 80 से 90% हमको डॉलर में ही व्यापार करना पड़ता है। यानी कि अगर हमें कोई चीज़ खरीदनी है तो हमें डॉलर लेकर आना पड़ेगा, और डॉलर लेके आने में हमें क्या चाहिए होगा कि भाई हम हमारे यहाँ से, भाई मैं किसी को कि भाई तो आप ये 1000 सपोज कीजिए 73 रुपये डॉलर की कीमत है, तो मैं किसी को भाई ये 73,000 रुपये पकड़ो और आप मुझे $1000 दे दो, तो वो क्यों देगा? वो कहेगा भाई मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, आपका रुपया नहीं चाहिए, आप ऐसा करो, मुझे आपके यहाँ पर से ये $100 या $1000 मूल्य की वस्तुएं दे दो आप मुझे, तो मैं आपको ये $1000 आपको दे दूँगा। तो यही चीज़ मुझे समझ में आई। तो वो जो चीज़ है, जिस चीज़ को हमें पे करना है, उसको हमें डॉलर में पे करना है, और डॉलर ख़रीदने के लिए हमें हमारे यहाँ से चीज़ें उनको देनी पड़ेंगी, तब हमको डॉलर मिलेगा। और तब जाकर हम लोग कोई भी विदेशी चीज़ है, जैसे मान लीजिए सबसे बड़ी चीज़ हमारा क्रूड ऑयल, हमको क्रूड ऑयल अगर ख़रीदना है तो हमको डॉलर में ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो डॉलर ख़रीदने के लिए हमें जो है हमारे यहाँ की जो संपदाएँ हैं वो देनी पड़ेगी, और उससे बचने के लिए फिर हमको जो पैसा चाहिए डॉलर को खरीदने के लिए, और भी जो पैसा का चाहिए, उसको हम कैसे लेके आएंगे? वो हमारे ऊपर मूल्य वृद्धि, पेट्रोल के ऊपर मूल्य वृद्धि से हमारी चीज़ को वसूल करेंगे। वैसे भी ये कहा जाता है कि अगर 10% अगर तेल के दाम में बढ़ोतरी हो जाती है तो 0.8% महंगाई में बढ़ोतरी हो जाती है। इतना बड़ा फर्क पड़ता है पेट्रोलियम पदार्थों का हमारे ऊपर। तो कहने का मतलब मैं आपको वहाँ पर नहीं ले जाना चाहता, मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि हमारा जो भारत देश है उसको अपनी चीज़ों को, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को बाहर से खरीदना पड़ता है, क्योंकि हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। आत्मनिर्भर नहीं है तो हमें बाहर से खरीदना पड़ता है, और उसके लिए हमें डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। और डॉलर में पेमेंट करने के लिए या तो हमारे पास में डॉलर होना चाहिए, या फिर हम जो हैं अपने यहाँ की चीज़ों को उनको एक्सपोर्ट करें जिनको ज़रूरत है, और हम डॉलर कमाएँ। ये एक तरीका हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये भारत की जो अर्निंग है उस अर्निंग को काटने का काम करती है। मतलब भारत की जो बचत है वो नहीं होती है। आप किसी भी साल का जो बजट है वो उठाकर देख लीजिए, हमें किसी भी साल में फ़ायदा नहीं हुआ है। तो जब हमारे देश को ही फ़ायदा नहीं हो रहा है, जब हमारी कंट्री को ही फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उसके जो हम छोटी छोटी यूनिट्स हैं हमारे परिवार की, उनको बेनिफिट्स कैसे होगा? मतलब हमारे घर का मुखिया ही नहीं कमा पा रहा, तो हम कैसे कमा पाएंगे? तो ये तो हो गई समस्या। अब इसका सॉल्यूशन बताओ साहब आप। तो साहब ये वीडियो मैंने समस्या बताने के लिए नहीं, ये वीडियो मैंने सॉल्यूशन बताने के लिए बनाया। इन सभी जो समस्याएं हैं, भारत के व्यक्तियों को अगर अमीर बनाना है तो उसके लिए आपको सॉल्यूशंस देने पड़ेंगे। तो बहुत सारे मित्र मेरे ये भी कहेंगे कि यार कोई सा भी कंट्री बता दो जिसमें सारे लोग अमीर हों। तो मित्रों हाँ, मैं मानता हूँ कि कोई सा भी ऐसा कंट्री नहीं है जिसके 100% लोग अमीर हों। अमीर होने का मतलब ये है कि उनके पास में उनको ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में आर्थिक संसाधन मौजूद है। इसको मैं अमीरी का पैमाना मानता हूँ। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा? तो हमें देखो 3 चीज़ें मोटी मोटी मैं मानता हूँ जिसको अगर हम करें तो भारत को जो सकल घरेलू उत्पाद है उसको एक्सपोर्ट करने के बाद में उसके पास में बचत होने लगती है। और जब भारत में बचत होने लग जाएगी तो भारत अपने यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों की भी सैलरी बढ़ा सकता है, या फिर जो चीज़ें आज महंगी मिल रही हैं उनको इस रेट्स कम कर सकता है। ठीक है, एक तो प्रभाव ये पड़ेगा। दूसरा, जब भारत को बचत होने लगेगी तो हम काफ़ी सारी चीज़ें घर में बनाने लग जाएंगे, तो हमारे को वो चीज़ें सस्ती मिलने लग जाएंगी। और जब चीज़ें सस्ती मिलने लगेगी, जैसे मैंने आपसे कहा था कि कोई चीज़ 50 रुपये की है, आपको 40 रुपये में मिलने लग जाए, तो आप 10 रुपये की बचत कर पाएंगे। और इस 10 रुपये से आप हो सकता है और संपत्ति बसाने का काम करें, और अपनी जो विलासितापूर्ण जीवन जीना आप चाहते हैं उसके लिए वो काम आ जाएंगे। तो अब सॉल्यूशन करते हैं कि हमें करना क्या होगा। तो मैं तो देखो 3 चीज़ें हैं इसके लिए करने के लिए।
एक तो हमें विदेशों पर अपनी आत्मनिर्भरता को विदेशों पर जो हमारी निर्भरता है उसको कम करना है। धीरे धीरे सिस्टमेटिक रूप से किसी भी प्रकार से, चाहे वो प्लानिंग की जाए कि हम अपनी जो निर्भरता है उसको विदेशों पर कम करें। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि उससे हमें हमारे पास जो डॉलर आता है, हमारे पास जो विदेशी करेंसी आती है, हमको उसको वापस लौटाना नहीं पड़ेगा। अब जब हमारे पास में दूसरे देश की भी करेंसी है, हमारे पास में हमारे देश की भी करेंसी है, तो हमारे को दोहरा लाभ होगा। एक तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी, दूसरा अगर उनको कोई सामान या कोई अयस्क चाहिए, उनको माइंस मिनरल्स वगैरह चाहिए, तो वो हमसे परचेस करेंगे और उसके बदले में हमें क्या देंगे, वो हमें देंगे डॉलर। तो डॉलर हमारे पास में आने लगेगा। तो डॉलर का जब हमारे पास में इनपुट बढ़ने लगेगा तो डॉलर के और रुपए के बीच में जो इन्फ्लेशन है, जो गैप है, वो कम होने लगेगा। और जब ये कम होने लगेगा तो हमको, सपोज़ कीजिए आज कच्चे तेल के दाम सब में एक अनुमान के तहत देता हूँ कि $73 प्रति बैरल है, ठीक है। और हमको आज जो डॉलर की रेट है, इन्फ्लेशन है, अगर वो कम हो जाती है, वो 68 रुपये हो जाती है, तो हमको जहाँ पर एक बैरल तेल खरीदने के लिए $73 देने पड़ रहे थे, वहाँ पर अब हमको सिर्फ 68 रुपये ही देने पड़ेंगे। तो ये जो 5 या 7 रुपये की जो बचत होगी वो हमारे देश में रहेगी, यानी कि वो हमारी ग्रोथ को बढ़ाएगी, हमारी संपत्ति को बढ़ाएगी। एक तरीका तो ये हो गया कि हम आत्मनिर्भरता को प्राप्त करें। अब आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए एक कारण, तो एक जो सॉल्यूशन है वो ये हुआ, और दूसरा सॉल्यूशन ये हुआ कि हमको अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम खुद बनाना शुरू करें। जब हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें खुद बनाना शुरू कर देंगे तो हमको किसी भी बाहरी वस्तु को खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बाहर की चीज़ों को हम नहीं खरीदेंगे तो डेफिनेट सी बात है यार, जब चीज़ मेरे घर में ही अवेलेबल है तो मैं उसका उपभोग करूँगा, और मैं उस चीज़ का जो पेमेंट है वो बाहर जा रहा था वो मेरे घर में बचेगा। तो एक मतलब आप कह सकते हैं कि बचत भी एक तरह से इनकम है। तो अगर हम हमारे घर में वो चीज़ें बनाने लग जाएंगे तो हमारे देश के लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो फर्स्टली उनको इनकम मिलेगी। दूसरा, घर में ही चीज़ बनने लगी तो हमारा जो डॉलर हमको बाहर देना पड़ रहा था उस चीज़ को खरीदने के लिए, वो हमारे घर में बैठने लग जाएगा, दूसरी चीज़ होगी। तीसरी बात, हमारे देश का जो रॉ मटेरियल है वो हमारे देश में काम आने लग जाएगा। अभी बेसिकली होता क्या है कि रॉ मटेरियल हमारे देश का है, इंपोर्ट करती है दूसरी कंट्रीज़, वो वहाँ पर उसका जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो बनाती है और वो हमारे को देती हैं, ठीक है। सपोज़ कीजिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ पर एल्युमिनियम का उत्पादन होता है। अब एल्युमिनियम का उत्पादन होता है तो क्या करते हैं कि एल्युमिनियम का जो अयस्क है, बॉक्साइट या जो भी है, उसका वो लोग उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद में वहाँ पर एल्युमिनियम शीट्स का निर्माण करते हैं। एल्युमिनियम शीट्स को फिर वो इंडिया वाले जो हैं कार बनाने में या कोई ट्रक्स वगैरह कुछ बनाने में या इंजन्स बनाने में उनके लिए इंपोर्ट करते हैं। तो रॉ मटेरियल हमारा जा रहा है कम दाम में, वहाँ से हम उसका बाय प्रोडक्ट जो है वो अधिक दाम में खरीद रहे हैं, और जब हम उसको अधिक दाम में खरीदेंगे तो फिर ये एक तरह से मतलब आप कह लीजिए कि व्यापारिक घाटा है, व्यापारिक घाटा है जो हम वहन कर रहे हैं। तो हमारा जो व्यापारिक घाटा है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। हम घर में ही चीज़ें बनाने लग जाएंगे तो हमारे को व्यापारिक घाटा लगभग ख़त्म होने लग जाएगा। तो अगर घाटा ख़त्म होने लग जाएगा तो जब घाटा ख़त्म हो जाएगा तो बढ़ेगा क्या, प्रॉफिट, और यही प्रॉफिट हमारे देश की संपत्ति को बढ़ाएगा, ठीक है। ये तो हुआ इकोनॉमिकली, अगर आप बाहर के लोगों से या बाहर की चीज़ों से आत्मनिर्भर बनते आते हैं तो। लेकिन दोस्तों बात यही चीज़ ख़त्म नहीं रहती। देखिए एक चीज़ और है, हम लोगों को अपने आप को जब इस्टेब्लिश कर रहे हैं धीरे धीरे, तो हम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपको एक बताना चाहूँगा, आपके और मेरे जैसे लोग जो हैं उनके पास में संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं, लेकिन जिन लोगों के पास में है उनके पास में इतना अधिक है कि उनको पता ही नहीं है, अथाह है, मतलब था ही नहीं उस चीज़ की, संपत्ति की कोई था ही नहीं है। तो ये जो संपत्ति का जो असमानीकरण है, मतलब कोई व्यक्ति तो इतना अर्न कर रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है और किसी व्यक्ति के पास में बिल्कुल भी नहीं है, तो करेंगे क्या। तो इस संबंध में मेरा एक प्रस्ताव है कि जिस व्यक्ति के पास में ज़्यादा संपत्ति है, संपत्ति माने या तो आजकल संपत्ति के लिए ज़्यादातर लोग मानते हैं कि ज़मीनें खरीद कर रख लेते हैं। अब सपोज कीजिए एक व्यक्ति के पास तो हज़ारों बीघा ज़मीन है, लाखों बीघा ज़मीन है सपोज़ कीजिए, और एक व्यक्ति के पास में कुछ भी ज़मीन नहीं है। चाहे वो व्यक्ति ज़मीन लेकर उस पर कुछ काम धंधा शुरू करना चाहता हो, खेती करना चाहता हो, कुछ भी करना चाहता हो, तो जिस व्यक्ति को ज़रूरत है
उसके पास तो है ही नहीं, और जिसके पास में है अथाह है तो वो तो सिर्फ इसलिए लेके बैठा हुआ है कि अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं इसको बेचकर पैसा कमा लूँ। तो यहाँ पर मेरा एक प्रस्ताव ये है कि अगर किसी व्यक्ति के पास में ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन है और वो अक्रियाशील है, मतलब उस पर काम नहीं आ रहा है या वो काम नहीं आ रही है, तो फिर उस व्यक्ति से उस पर टैक्स लेना शुरू कर दिया जाए। इस तरीके से क्या होगा, दो फायदे होंगे। एक तो जो फालतू ज़मीन पड़ी हुई है, जो अक्रियाशील ज़मीन पड़ी हुई है, उस पर सरकार को रेवेन्यू इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, 1 साल तक व्यक्ति उस पर टैक्स देगा, 2 साल तक देगा, लेकिन वो बार बार सोचेगा कि ये जो खाली बेकार ज़मीन पड़ी है या तो मैं इसको यूज़ में ले लूँ, या फिर ये जो फालतू ज़मीन पड़ी हुई है इसको मैं बेच दूँ, मैं बार बार टैक्स क्यों दूँगा। और जब वो उसको बेचेगा तो उसके जैसे बहुत सारे लोग इसको बेचेंगे, ज़मीनों को बेचेंगे, तो ज़मीनों की जो वास्तविक कीमत है वो आ जाएगी। और जिस व्यक्ति को उसकी ज़रूरत है, जो काम धंधा करने के लिए, कृषि कार्यों करने के लिए, मकान बनाने के लिए ज़मीन की आवश्यकता पड़ रहा है, लेकिन ज़मीनों के रेट हाई होने की वजह से वो नहीं खरीद पा रहा है, तो फिर वो उस ज़मीनों को एक लेवल कीमत आने पर, एक स्थायी कीमत आने पर उनको खरीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि हो सकता है उन्होंने इतनी सेविंग्स कर रखी हों और वो संपत्ति का निर्माण कर रहे हैं। और यही तो हमारा उद्देश्य है कि संपत्ति का निर्माण कर पाएँ। तो इससे हमें दोहरा फ़ायदा हो गया कि एक तो ज़मीनों की कीमतें लेवल में आ जाएंगी, दूसरा जिनके पास में ज़्यादा ज़मीन है वो उस पर किराया देकर, उस पर रेवेन्यू देकर सरकार की इनकम भी बढ़ा रहे हैं, और दूसरा जब ज़मीनों की कीमतें नीचे आ रही है तो लोगों के पास में जो सेविंग्स हैं उससे वो अपनी संपत्ति का निर्माण भी धीरे धीरे कर पाएंगे। एक बात होगी। दूसरी बात मैं ये प्रपोज करना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि हमारे देश में जितनी भी जो एक कंपनियां हैं, अब इन कंपनियों को मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ देना चाहूँगा, जो कि मैं हमेशा देता हूँ, ये मेरा पसंदीदा विषय भी है। देखिए, भारत कोई गरीब देश नहीं है। पहली बात, इंडिया इज़ नॉट अ पुअर कंट्री। भारत एक बहुत अमीर देश है। अमीर देश कैसा है मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत की अगर हम एक छोटे से की बात करें तो हमारे यहाँ पर एक PSU नाम की चीज़ होती है, इसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। ठीक है, तो वो मैं आपको पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अगर गिनाऊँ तो मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा देता हूँ कि अक्टूबर 2019 के हिसाब से हमारे पास में 10 तो महारत्न कंपनियाँ हैं। जो स्टूडेंट्स या जो मित्र मेरे देख रहे हैं उनको पता होगा, थोड़े वर्ड्स ऐसे हैं कि 10 महारत्न कंपनियां हैं, 14 नवरत्न कंपनियां हैं और 74 मिनी रत्न कंपनियां हैं। मतलब आप मोटा मोटा माने तो ये आप मान सकते हैं कि लगभग 70-80 90 लगभग मोटा मोटा 90 से 95 के बीच में हमारे पास में ऐसी कंपनियां हैं जो जिनकी साइज़ बहुत बड़ी है, मतलब जो हज़ारों लोगों को रोज़गार दे रही हैं, जिनकी नेटवर्थ या इनकी संपत्ति लाखों करोड़ों में है। ठीक है, अब वो कंपनियां मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, स्टील अथॉरिटी, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड, इसके बाद में गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। ये मोटी मोटी कंपनियाँ हैं। ठीक है, दूसरा इसके अलावा आपको बहुत सारी कंपनियां मिलेंगी, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स में इंजीनियर्स इंडिया, भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL, आपका ऑयल, PFC, RIL, BPC, EPI, आप कितना गिनते जाएंगे, लगभग आपको टोटल में आप गिने जाएंगे तो SPC जो होती हैं, यानी कि CPC, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर की जो एंटरप्राइजेज हैं वो लगभग 350 हैं, यानी कि 400 के लगभग कंपनियां भारत सरकार की हैं, जो लगभग या तो सेमी गवर्नमेंट है या फुली गवर्नमेंट है। 400 कंपनियां केवल गवर्नमेंट की हैं, और ये इनकी जो नेटवर्थ है वो लाखों करोड़ों में है, और ये काम करती हैं भारत के कंस्ट्रक्शन का, भारत में माइनिंग का, भारत में रोड बनाने का, भारत में टेलीफोन सेवाएं देने का, भारत में नाना प्रकार की सेवाएं देने का। तो जिस देश में 450 कंपनियां खुद की है, भारत सरकार की खुद 450 कंपनियां हैं, तो वहाँ पर क्या माइंस और मिनरल्स की कमी होगी? नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा देना चाहूँगा। अभी मैंने एक डाटा निकाला है जो 19-20 का है, 2019 और 20 का। उसके अंतर्गत ये रिपोर्ट क्या कहती है कि हमने जो इंपोर्ट किया वो किया लगभग 1,90,000 करोड़ रुपए का। समझिए, एक्सपोर्ट जो किया वो लगभग किया 1,90,000 करोड़ रुपए का, और हमने जो इंपोर्ट किया है वो लगभग 11,80,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट किया है। अब इस जो वॉल्यूम है इसके अंदर अगर आप जाएंगे आपको पता लगेगा कि हम कितने बड़े मार्केट हैं।
आप इतना बड़ा मार्केट है इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जब हम उत्पादन कर रहे हैं 2 लाख करोड़ का, हम लगभग निर्यात कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पर आप बात कीजिए खेती की, तो खेती में आपको एक कोई चौंकाने वाला आंकड़ा देता हूँ मैं अभी का, कि हमारे यहाँ पर खेती की कोई कमी नहीं है। हम लगभग 308 लाख मिलियन टन धान्य अनाज उगाने वाली कंट्री है। जिसमें से मैं आपको एक छोटा सा मोटा आंकड़ा बताऊँ तो लगभग अब मानिए कि गेहूँ या चावल, अब चावल की बात करें तो 122 लाख टन हम चावल उगा चुके हैं। लगभग अब 305 मिलियन टन जो है वो आप मोटा अनाज और उगा चुके हैं। धान, चावल, गेहूँ, चना सब कुछ हम उगा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है, हमारे पास मिनरल्स की कोई कमी नहीं है। जब इन दोनों की कोई कमी नहीं है तो फिर हम गरीब तो नहीं हैं। लेकिन उन चीज़ों का जो पेमेंट है, उन चीज़ों पर, जैसे सपोज कीजिए किसान की अगर हम बात करें तो किसान को सपोज करें, आज धान की बात करते हैं। धान आपका जो है लगभग 2200-2300 रुपये या 2400 रुपये किलो या 1800-1900 रुपये किलो के लगभग चला जाता है। अब उसमें जो उगाने में उसकी जो कॉस्टिंग आ रही है वो इतनी ज़्यादा आ रही है, यानी कि उसकी जो लागत बैठ रही है वो इतनी ज़्यादा आ रही है कि उसको जब वो बेचता है तो बेचने पर उसकी जो इनकम है, जो प्रॉफिट है, वो ना के बराबर होता है। यही हमारे वेतनभोगियों के साथ में जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं उनके पास में है कि उनकी जो इनकम आ रही है वो इनकम तो आ रही है, लेकिन उसके ऊपर जो इतने कट्स हैं, इतने टैक्सेस हैं, लेवीज़ हैं, वो इतनी सारी हैं कि वो संपत्ति का निर्माण नहीं कर पाते। तो मित्रों, भारत गरीब देश नहीं है, आप और हम भी गरीब नहीं हैं। तो जो स्ट्रक्चर है, जो एक ढर्रा बना हुआ है, वो थोड़ा गलत है, उसको सुधारना पड़ेगा। तो 2 तरीके तो हमने आपको बता दिए। एक तो भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, दूसरा भारत को जो है रिक्त भूमि कर का प्रस्ताव लेकर आना पड़ेगा, तीसरा ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं इनको प्रोत्साहन देना पड़ेगा। इनको प्रोत्साहन देने से क्या है कि हम ईच एंड एवरीथिंग का उत्पादन भारत में कर पाएंगे। इन सब चीज़ों का यूटिलाइजेशन होने लगेगा। मतलब आप 350-400 कंपनियाँ अगर आपकी भारत सरकार की खुद की हैं, अगर आप उनको भी यूटिलाइज कर लें तो भारत को तो मतलब आप सोचिए कि किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम भारत में ही सभी चीज़ों का निर्माण कर लेंगे, सभी सेवाओं का निर्माण कर लेंगे, विपणन कर लेंगे, वितरण कर लेंगे, और उसके लिए हमारे पास में 350 खुद की गवर्नमेंट की कंपनियाँ हैं। प्राइवेट सेक्टर की तो भी बात भी नहीं कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर हम इनको एस्टेब्लिश कर लेंगे तो पैसा बचने लगेगा, वो पैसा हमारे पास में आने लगेगा। इस प्रकार से जब हमारी भारत सरकार के पास में संपत्ति का निर्माण होने लगेगा, बचत होने लगेगी, तो वो बचत किसी न किसी रूप से नीचे ट्रांसफ़र होगी, भारतीयों को ट्रांसफ़र होगी, उनको मिलने लगेगी। एक प्रस्ताव मैं ये भी देना चाहता हूँ कि हमको भारत में धन वापसी पासबुक का जो कंसेप्ट है वो लेकर आना चाहिए। वो कंसेप्ट क्या है? वो छोटा सा कंसेप्ट है कि भारत में जितनी भी रेंटेबल चीज़ें हैं, रेंटेबल चीज़ें मतलब जैसे कि आपकी कोयले की खान है, आपकी जस्ते की खान है, मार्बल की खान है, आपकी सोना चांदी अब्रक किसी की भी खान है, आपके पास में जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, भारत सरकार के जो भवन है, जैसे सामुदायिक भवन हुए, आपके स्टेडियम हुए, आपके पुल हुए, ये जो जिसका ठेका उठता है, जैसे आपके हाईवेज़ हुए, इनका ठेका उठता है। इसके अलावा आपके स्पेक्ट्रम, जो आपके मोबाइल टेलीफोन वगैरह में काम आता है, स्पेक्ट्रम हुआ, उनकी जो नीलामी होती है, तो इनसे जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है, इस रेवेन्यू को इकट्ठा करने के बाद में संपूर्ण रेवेन्यू में से 100 रुपये से आपका रेवेन्यू इकट्ठा हुआ, तो उसमें से 65 रुपये प्रत्येक भारतीय में उसका एवरेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, और बाकी बचा हुआ 35% पैसा भारत सरकार के सेना के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि भारत के लोगों को एक मिनिमम इनकम का जो सोर्स है वो डेवलप होगा। यानी कि जो वो आर्थिक उपार्जन कर रहे हैं उससे तो उनकी वेल्थ बढ़ेगी ही, उससे तो उनकी अर्निंग होगी ही, लेकिन भारत सरकार के द्वारा इस प्रयास से भी सभी भारतीयों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम भी हो सकेगा। ये जो राशि होगी, ये मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये कोई 100 रुपये में होगी, कोई 1000 रुपये में होगी, लेकिन इसका एक फ़र्क पड़ेगा। आदमी के पास में 1000 रुपये महीना भी आएंगे, या 200 रुपये महीना भी आएंगे, या 5000 रुपये महीना भी आएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द कि हम कितना रेवेन्यू इकट्ठा कर पा रहे हैं। क्योंकि वो रेवेन्यू जो है वो हमारा ही है। रोड पर चलने का टैक्स हम देते हैं, माइन को खोदने का टैक्स हम देते हैं, क्या नाम है, आपके जो किराए से जो
भवन उठ रहे हैं उनका टैक्स हम देते हैं, फ़ोन हम वहन करते हैं, तो उसका पैसा घूम फिर के हमारे पास ही आना है। तो इससे व्यक्तियों को, भारत के नागरिकों को एक संपत्ति बनाने का, छोटी छोटी सेविंग्स करने का उनको एक मौका मिलेगा और अपनी संपत्ति को बिल्ड कर पाएंगे। इन 3 चीज़ों के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि भारत के लोग ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक छोटी छोटी संपत्तियों का निवेश करके, उनका निर्माण करके अपने भविष्य को सुखद बना पाएंगे। जो भी मित्र मेरे इन प्रस्तावों को समर्थन करते हैं, तो मैं हर महीने की 5 तारीख को सीएम और पीएम को चिट्ठी लिखकर इन प्रस्तावों को लागू करने का प्रस्ताव उनको देता हूँ, उनको आदेश देता हूँ कि इनको लागू करने का और कुछ नहीं है, ये सिर्फ ड्राफ्ट्स हैं, इनको आप सीधे गजट में प्रकाशित कर दो, ये अपने आप लागू हो जाएंगे। वैसे ही जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि कल रात से, आज रात 8 बजे 12 बजे बाद से 500 और 1000 के नोट चलन में नहीं रहेंगे, तो वैसे ये करना है। उन्होंने वो गजट में लिख दिया कि आज से ये चलन में नहीं रहेंगे और अगले दिन से नोट जो है बेकार हो गए। तो हम भी यही कह रहे हैं कि आप वोट वापसी, आप धन वापसी पासबुक, आप जो है रिक्त भूमि क्रम कर कोई इन जो ड्राफ्ट्स हैं, जो नियम हैं, इनको गजट में प्रकाशित कर दीजिए। ये अपने कल से लागू हो जाएंगे, कल से इनकी क्रियाविधि चालू हो जाएगी और धीरे धीरे ये सब चीज़ें स्टेबलाइज होती जाएंगी, स्टिमुलाइज होती जाएंगी और भारत के लोगों को जो है अपनी समस्याओं से धीरे धीरे मुक्ति मिलने लग जाएगी, संपत्ति का निर्माण होने लग जाएगा। और फिर मैं ये कह सकता हूँ कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति के पास में शायद कार तो नहीं होगी, लेकिन ऐसा एक स्टेटस होगा कि वो अपने जीवन को सम्मानपूर्वक जीने के लिए पोजीशन में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, आगे आपसे और भी चीज़ों को लेकर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।